इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड में ईडी की दबिश हुई है। मिथिलेश ठाकुर के चाईबासा स्थित घर पर ईडी की रेड हुई। मिथिलेश ठाकुर के भाई के यहां भी रेड हुई है। पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर और मंत्री के पीएस हरेंद्र सिंह के यहां भी रेड हुई है। आईएएस मनीष रंजन के यहां भी रेड हुई और कई इंजीनियर के यहां भी ईडी की दबिश हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त झारखंड से बता रहे हैं, जहां एक साथ 20 ठिकाने पर रेड हुई। जल जीवन मिशन में घोटाले का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां ईडी की रेड हुई है। मिथिलेश ठाकुर के आवास पर यह रेड हुई है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था की भी इंतजाम जो है, सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं और दूसरी आपको आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर के चाईबासा स्थित आवास पर ईडी की रेड हुई। मिथिलेश ठाकुर के भाई के यहां भी ये रेड हुई है। पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, तो मंत्री के पीएस हरेंद्र सिंह के यहां भी ये रेड हुई है। और रातू रोड स्थित इंद्रपुरी में विजय अग्रवाल के घर पर रेड हुई। सुबह से ही ईडी की दबिश जारी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं। आज ईडी की दबिश है। 1 दर्जन से अधिक ठिकाने पर ईडी छापेमारी कर रही है। जल जीवन मिशन से जुड़े घोटाले मामले में ईडी की ये छापेमारी चल रही है। राजधानी रांची के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इस वक्त हम राजधानी रांची के इंद्रपुरी इलाके में हैं और ये विजय अग्रवाल का घर है। इस घर में फिलहाल ईडी की टीम पहुंची हुई है। ईडी की टीम यहाँ छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है कि दर्जनों ठिकाने पर यह छापेमारी हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हुए घोटाले को लेकर ईडी की दबिश तेज हुई है। और अगर हम रांची की बात करें तो करीबन रांची के 8 ठिकाने पर ईडी छापेमारी कर रही है। कई कॉन्ट्रैक्टर सहित जल जीवन मिशन से जुड़े हुए कई लोगों के खिलाफ ईडी की दबिश है। और उसी दबिश के जो ईडी है वो यहाँ इंद्रपुरी पहुंची हुई है। यानी ये रांची के इंद्रपुरी का इलाका है। इंद्रपुरी के इलाके में यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। कहा जा रहा है जिस घर में अभी ईडी की छापेमारी चल रही है, यानी विजय अग्रवाल के जो संबंध है वो आईएएस लॉबी में काफी मजबूत रहे हैं। और उसके बाद जब ईडी ने आज छापेमारी की है तो अब देखना होगा कि इस लोकेशन से ईडी को क्या कुछ मिलता है और यहाँ से ईडी क्या कुछ लेकर जाती है। क्योंकि पहले सुबह से ही ये तमाम चीजें स्पष्ट हुई कि रांची के कई ठिकाने पर ईडी की छापेमारी है, जिनमें से एक जो लोकेशन है वो इंद्रपुरी का रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए सीधे और भी जानकारी के लिए ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, 20 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। ऐसे में फिलहाल ईडी को क्या कुछ सबूत बरामद हुए हैं और किन किन लोगों से पूछताछ हो रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि इस पूरे मामले में जल जीवन मिशन से रिलेटेड एक मामला था जिसमें कि सदर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। 23 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा ये पूरा मामला था, जिसमें एक एफआईआर दर्ज की गई थी रांची पुलिस के द्वारा सदर थाने में। और इस मामले में एक आरोपी जो कि कैशियर था, अनुबंध पर कार्यरत था, उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। वहीं इस मामले को लेकर ईडी ने भी ईसीआईआर दर्ज किया था और इसी मामले को ईडी ने टेक ओवर किया। और अब इस मामले को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे मामले में संलिप्त जो भी लोग हैं और जिस पूरे कांड से रिलेटेड लोग हैं, उन तमाम जगहों पर ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। न सिर्फ रांची बल्कि इसके साथ ही बताया जाए तो चाईबासा में भी ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं और वहां भी ईडी के द्वारा जो है वो छानबीन की जा रही है, रेड कंडक्ट की जा रही है। आज सुबह से ही अगर बात की जाए तो 6 बजे से ही तमाम लोकेशन पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और तमाम जगहों की छानबीन जो है वो पूरे एहतियात के साथ करती जा रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार कई अहम दस्तावेज भी मौके से बरामद हुए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से आगे कड़ियां जुड़ती हैं और कौन कौन से लोग इस पर रडार पर आते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो जो पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री जी ओम प्रकाश, यही सवाल अब मैं आपसे करना भी चाह रही थी कि मंत्री के करीबियों के ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है और मिथिलेश ठाकुर के भी आवास पर छापेमारी हुई है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है?
जी, बता दें कि पिछले दिनों अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी। न सिर्फ लैंड स्कैम, मनरेगा घोटाला, खनन घोटाला, इन तमाम चीज़ों की जांच की गई है और इस मामले में कई जो बड़े नेता हैं, जो बड़े IAS रहे हैं, उन तमाम लोगों पर ईडी की नकेल जो है वो देखने को मिली है। हालांकि अब विधानसभा चुनाव भी है आने वाले दिनों में झारखंड में और कभी भी इसकी घोषणा भी आने वाले समय में हो सकती है। ऐसे में भ्रष्टाचार का एक बड़ा दाग जो है हो सकता है कि ईडी के इस कार्रवाई में जो है कि और कुछ तथ्य सामने आए जिसके बाद सत्ता पक्ष के गलियारे में हड़कंप मच सकता है। पूरे मामले में अब देखना होगा कि किस तरह से ये पूरी जांच जो है आगे बढ़ती है और किस तरह से इसमें और भी जो पर्दे के पीछे लोग हैं उनके नाम कब तक उजागर होंगे। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखना होगा कि ईडी की तरफ से और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, क्या कुछ सबूत ईडी को बरामद होते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और IAS मनीष रंजन की बहन का घर भी ईडी के छापेमारी वहां पर भी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां IAS मनीष रंजन की बहन के घर पर भी ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की दबिश है और इस दबिश की झलकियां हरिहर सिंह रोड में भी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम हरिहर सिंह रोड में हैं और कहा जा रहा है कि IAS मनीष रंजन के जो संबंधी हैं, उनकी जो बहन है, उनके ठिकाने पर ये छापेमारी चल रही है। चौथे माले पर ये छापेमारी ईडी की चल रही है। हरिहर सिंह रोड के एक अपार्टमेंट में ये छापेमारी चल रही है। नीचे आप देख सकते हैं कि तमाम जो केंद्रीय पुलिस बल हैं, उनकी तैनाती की गई है। और इस पूरे मसले की जब हम बात करेंगे तो आपको बता दें कि जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है और उसी मसले में ईडी करीबन 1 दर्जन से अधिक ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, जिनमें से रांची और चाईबासा शामिल है। अब देखना होगा कि इस छापेमारी के बाद ईडी के हाथ क्या कुछ लगता है। अगर हम बात करें मनीष रंजन की बहन की, IAS मनीष रंजन की बहन की, तो उनकी बहन NGO चलाती हैं और उनके साथ साथ उनके जो पति हैं वो प्रोफेसर हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब ईडी यहाँ दबिश दी है तो आखिर तमाम चीज़ें, ये जो तारे हैं वो कहाँ से जुड़ती हैं और ईडी के हाथ क्या कुछ लगता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से भी सामने आ रही है, जहां राज्य भर में आज ठप रहेगी 108 एम्बुलेंस सेवा। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन पर 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर बैठे हैं और सदर अस्पताल में जमा होंगे, फिर से NHM जाएंगे। तो 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर 3 महीने का बकाया भुगतान को लेकर के मांग कर रहे हैं। साथ ही स्थायी करने की मांग भी की जा रही है ड्राइवरों की तरफ से। भारत सरकार के न्यूनतम मानदेय पर भुगतान हो, PF, ESIC और दुर्घटना बीमा का लाभ देने की मांग ड्राइवरों की तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त राज्य से बता रहे हैं, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये आंदोलन जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए गौरव झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के, ड्राइवरों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि राज्य भर में आज 108 एम्बुलेंस जो सुविधाएं हैं वो ठप रहनी है। ये ठप इस वजह से रहनी है क्योंकि 6 सूत्री मांगों को लेकर एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन दोनों ही आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन की वजह से आज दोपहर 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब सभी एम्बुलेंस के ड्राइवर रांची के सदर अस्पताल में जमा होने हैं। इनका कहना है कि उनकी 6 मांगे हैं, जिन 6 मांगों में से प्रमुख मांगे जो है वो 3 माह के बकाया का भुगतान करने का है, अस्थायीकरण की मांगे हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी के मनमानी को बंद करने का आरोप है और ESI और दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाने को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन की वजह से जो मरीज हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब एम्बुलेंस की सुविधाएं ठप है तो उस दौरान मरीजों को एक अपने घर से अस्पताल पहुंचने में या एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने में भी परेशानी हो रही है। गौरव, देखिए 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर हड़ताल पे, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पर भी काफी असर इसका पड़ता हुआ दिख रहा होगा। क्या कोई भी नेता आकर के फिलहाल उनसे मुलाकात किया है, कोई आश्वासन दी गई है? बिल्कुल, कल तमाम जो गोड्डा जिले के एम्बुलेंस ड्राइवर और टेक्नीशियन थे, उन्होंने मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की थी। उन्हें आश्वासन जरूर दिया गया था कि तमाम मांगे मानी जाएगी, लेकिन अब तक मांगे मानी नहीं गई है और इसी वजह से जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना होगा, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी है, तमाम मंत्री भी आज रांची में रहने वाले हैं, तो देखना होगा कि समय के साथ क्या कुछ होता है और किस तरीके से इनकी मांगों को सुना जाता है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां कब्रिस्तान में मृतिका के कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। आपको बता दें कि आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हंगामा किया।
दोषियों पर किया कार्रवाई की मांग। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह थाना पहुंचे, आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझा करके शांत कराया, दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। घटना से लोगों में भारी उबाल देखा जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के संजय गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? फिलहाल तो जो मामला था वो किसी तरह शांत करा लिया गया है, लेकिन देर रात जो इस तरह की घटना हुई है, मृतका के शव के साथ छेड़छाड़ वाली बात सामने, उससे जो एक विशेष समुदाय जो है सो आक्रोशित हो गए। जो भी सूचना मिली, दर्जनों की संख्या में महिलाएं पुरुष जो है सो थाना पहुंच गए और जमकर बवाल काटा, हंगामा किए। स्थानीय थाना को भी उन गुस्साए लोगों को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब स्थानीय थाना से ये बात नहीं समझी तो देर रात सूचना मिलने पर एसडीपीओ वहां पर पहुंचे और सभी लोगों को किसी तरह समझा बुझा कर शांत कराया। उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहीं एसडीपीओ ने इस बात का आश्वासन दिया जो भी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। फिलहाल 2 लोगों को संदेह के आधार पर अभी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले में एसडीपीओ ने भी कहा कि अभी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, संदेह के आधार पर 2 लोगों को पूछताछ किया जा रहा है और अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर फिर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो स्थिति है वह सामान्य है, लेकिन घटना से लोगों में काफी उबाल देखा जा रहा है। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच सियासी गलियारे से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होने वाली है। प्रदेश कार्यालय में आज 11 बजे से ये बैठक होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव पर चर्चा भी होगी। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता विश्वा शर्मा इसमें मौजूद रहेंगे। बाबूलाल मरांडी, समिति के संयोजक सुनील सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक होगी और बैठक में चुनाव प्रबंधन को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। सभी विधानसभा क्षेत्र में खोले जाएंगे चुनावी कार्यालय। तो बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए आज ये बैठक होने वाली है, ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की ये बैठक कितनी अहम है? कि झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है और ऐसे में बीजेपी कह सकते हैं कि अपनी चुनाव तैयारियों को पूरी तरीके से जो टटोल चुकी है पहले, अब उसे परख रही है। आज जो बैठक होगी चुनाव प्रबंधन समिति के, उसमें बूथ स्तर से जो कार्यकर्ता लगाए गए हैं उनके प्रबंधन को वास्तव में कितने मजबूती से फील्ड में काम कर रहे हैं, चुनाव के दौरान बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो कितने तैयार हैं, तमाम चीजों को आज परखा जाएगा। और इस बैठक में आज चुनाव प्रभारी जो हैं आपको जो शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंता विश्वा शर्मा दोनों शामिल होंगे, बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे और जो कोऑर्डिनेटर हैं चुनाव समिति के आपको सुनील सिंह जो पूर्व सांसद हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो आज टास्क भी दिया जाएगा। संजय, एक और जानकारी चाहूंगी, किन किन मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत हो सकती है? देखिए मुद्दे जो इसमें रहते हैं चुनाव से संबंधित मुद्दे रहते हैं, क्योंकि आपको देखते हैं जब भी लोकसभा चुनाव भी हुआ था तो उस दौरान प्रदेश राज्य भर में प्रदेश जो 14 जो लोकसभा क्षेत्र थे वहाँ प्रदेश जो अलग अलग चुनावी कार्यालय खोले गए थे। तो आज भी यहाँ देखेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी अपना एक चुनावी कार्यालय खोलेगी और चुनावी कार्यालय में जो जिम्मेदारी दी जाएगी तमाम, देखिए आज मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी को हमेशा संगठन वाली पार्टी माना जाता रहा है और जब भी पार्टी हमेशा ये फोकस इस बात पर करती है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता मजबूत रहें, क्योंकि चुनाव बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता ही जिताते हैं। तो आज भी जो तैयारी होगी, जो पहले जो टास्क दिया गया था विश्व शर्मा जी की ओर से, शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से, जो संगठन की मजबूती पर जब से दोनों को जिम्मेदारी दी गई है तब से प्रदेश बीजेपी में बूथ स्तर को जो तैयार करने की संजय, आप नजर बनाए रखिए और तमाम जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और चुनाव की आहट के बीच राज्य में जेएमएम की भी बड़ी बैठक होने वाली है। आज ये बड़ी बैठक होगी। सबसे पहले कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी और इसमें बैठक के एजेंडे तय किए जाएंगे। इसके बाद केंद्रीय समिति की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इस दौरान सीटों पर चर्चा भी की जाएगी और साथ ही चुनाव के एजेंडे पर भी चर्चा होगी। चुनाव को लेकर के जेएमएम की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। विपक्ष के हमले का कैसे जवाब देना है, इसकी भी रणनीति बनेगी और साथ ही पार्टी के नेताओं को चुनाव को लेकर के टास्क भी दिए जाएंगे।
और रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको झारखंड के सियासी गलियारे से बता रहे हैं। बढ़ सकता है संविदा कर्मी का मानदेय, साथ ही मैया सम्मान योजना की राशि में भी बढ़ोतरी हो सकती है। 2500 हर महीने देने की तैयारी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज रांची के प्रोजेक्ट भवन में रखी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है और आज कैबिनेट की बैठक जो है वो दोपहर के वक्त ही निर्धारित की गई है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि आज विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो उससे पहले ये कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिसमें संविदा कर्मियों के लिए सरकार कई सारी जो योजनाएं हैं संविदा कर्मियों के पक्ष में वो ला सकती है। इसके अलावा मैया सम्मान योजना की जो निधि है उसे बढ़ाने की भी बात चल रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज के बैठक में उस पर भी मुहर लग सकता है। यानी मैया सम्मान योजना में जहां पहले 1000 रुपये महीने महिलाओं को दिया जा रहा था, उसे बढ़ाकर 2500 करने की जो तैयारी झारखंड सरकार की थी, उस पर आज कैबिनेट में मुहर लग सकती है। इसके साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री आज प्रोजेक्ट भवन में कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आज हेमंत सोरेन यहाँ जो CHO के पदाधिकारी हैं उनके बीच नियुक्ति पत्र का वितरण भी करने वाले हैं। यानी निविदा पर CHO के जो पदाधिकारी हैं उनकी यहाँ पर नियुक्ति होनी है। उस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके साथ साथ विभागीय जो कर्मचारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। अगर हम इस नियुक्ति पत्र वितरण की बात करें तो इस नियुक्ति पत्र वितरण को खास बनाने की भी तैयारी चल रही है। इस वजह से इसका प्रचार प्रसार भी आपको कई जगहों पर देखने को मिलेगा। 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की ये नियुक्ति होगी और जिस नियुक्ति पत्र का वितरण आज यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं, इसके साथ साथ कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ऑनलाइन माध्यम से प्रोजेक्ट भवन से करने वाले हैं। और उसके साथ साथ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में भी कई योजनाओं पर मुहर लगाने वाले हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी सीटों पर सहमति बनने के लिए सरयू राय ने पहला कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वो एनडीए में हैं और जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राय ने बीजेपी को समर्थन देने का आश्वासन दिया और साथ ही कोल्हान में एनडीए की 9 से 10 सीटें जीतने का विश्वास भी जताया। जिस तरह बातें सामने आ रही है और लोगों का भी साफ तौर पर लगातार जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या रघुवर और सरयू एक होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अब एनडीए के प्रत्याशी के रूप में सरयू राय अब आ चुके हैं और रघुवर जी राज्यपाल बन गए हैं। हमारे साथ झारखंड के राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय जी हमारे साथ मौजूद है। क्या रघुवर सरयू एक होंगे जिससे भाजपा को आने वाले चुनाव में फायदा होगा? अब इस सवाल का कोई सीधा जवाब देना तो संभव नहीं है, मगर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू का गठबंधन हो गया है, तो जदयू में होने के कारण से मैं भी एनडीए में आ गया हूँ। एनडीए में आ गया हूँ तो एनडीए का नेतृत्व जो तय करेगा उसको मानना हमारा कर्तव्य हो जाता है। और मुझे लगता है कि 14 सीट जो कोल्हान का है इसमें 9-10 सीट तो इस बार एनडीए को मिल जाएगी। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी 2 सीट तो वही मिल जाएगी, फिर सरायकेला की सीट मिल जाएगी। मैं अगर पूर्वी नहीं लड़ता हूँ, यही एनडीए की राय है, मैं पश्चिम से लड़ूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का हम सभी समर्थन करेंगे। तो ये थे विधायक सरयू राय जी। उन्होंने कहा कि अगर मैं पश्चिमी से लड़ता हूं तो पूर्वी में जो भी भाजपा के प्रत्याशी होगा उनका मैं समर्थन करूंगा। हालांकि अब आने वाला दिन ही बताएगा कि जनता किस प्रत्याशी को अपना ताज पहनाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अब 1 दिसंबर से देवघर से मुंबई की सीधी उड़ान शुरू होगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी दी कि इससे तीर्थ यात्री और नौकरी पेशा लोगों को सुविधा होगी। देवघर एयरपोर्ट से पहले से दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, पटना और रांची के लिए उड़ान सेवाएं हैं। माया नगरी मुंबई और देवनगरी देवघर बहुत जल्द कनेक्ट होने जा रहा है। देवघर से 1 दिसंबर से माया नगरी मुंबई के लिए यहाँ से फ्लाइट जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट शुरू हो जाने के बाद
लगभग सभी जगहों के लिए यहाँ से उड़ानें शुरू कर दी गई थी। सभी बड़े शहरों के लिए उड़ानें शुरू कर दी गई थी, जिसमें पहले से ही दिल्ली के लिए यहाँ से उड़ानें थी, कोलकाता, पटना, रांची सहित बेंगलुरु के लिए भी यहाँ से उड़ानें शुरू कर दी गई थी। लेकिन अब यह खुशखबरी मुंबई वासियों के लिए, देवघर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अब देवघर से सीधे मुंबई के लिए उड़ानें शुरू कर दी जाएगी, जिससे यहाँ से माया नगरी यानी कि देश की आर्थिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी देवघर अब सीधे कनेक्ट हो जाएगा। और जो लोग, जो छात्र यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं या नौकरी करने के लिए जाते हैं, उन्हें एक बड़ी सौगात देवघर एयरपोर्ट से 1 दिसंबर को मिलने जा रही है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। 1 दिसंबर से यहाँ से मुंबई के लिए उड़ानें शुरू की जाएगी। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और इसी बीच